जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मोहनलाल को। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 मलयालम अभिनेता मोहनलाल को प्रदान किया गया है। हालांकि उन्हें ये अवार्ड साल 2023 के लिए दिया गया है। मोहनलाल का पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन। उनका जन्म 1960 में कोल्लम, केरल में हुआ था और उन्होंने मलयालम फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया हुआ है। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और पहली बार ये अवार्ड अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। इस अवार्ड के दौरान 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने के वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने के वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में विदेशी युवाओं को आकर्षित करना। तो यह वीज़ा अमेरिका के H-1B वीज़ा की तुलना में अधिक सरल है और के वीज़ा धारक चाइना में एजुकेशन, रिसर्च, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यावसायिक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। चाइना की बात करें तो बीजिंग इसकी राजधानी है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। युआन करेंसी है, भाषा है मंदारिन और क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव कौन बना है? आंसर हो जाएगा धोर्डो। तो धोर्डो भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव बना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को भारत के चौथे सौर ऊर्जा गांव के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया है। यह गांव अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। यह गांव हर साल 2.95 लाख यूनिट बिजली का प्रोडक्शन करेगा और ये सब संभव हो सका है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो धोर्डो गांव है, इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है? मोढेरा, जो कि गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन यानी BIRC 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 30 और 31 अक्टूबर 2025 को भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन माना जा रहा है और इसका उद्देश्य व्यापार से व्यापार संबंधों को मजबूत करना, किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना और कृषि आधारित निर्यात को अगले 5 वर्षों में 2 गुना करने की दिशा में कदम बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, आनंद कुमार बेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 42 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के आनंद कुमार बेल कुमार ने चाइना के बेइदाइहे में आयोजित स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 42 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में मैराथन वर्ग में भारत के लिए यह पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले दोस्तों, आनंद कुमार ने इसी चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल और 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है? तो अमित शाह जी ने इसका शिलान्यास किया है। तो राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन और विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावास का शिलान्यास किया है। तो यह महाविद्यालय यानी कि यह कॉलेज दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में सहयोग देने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों को मुख्य धारा से जोड़ना
और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? आंसर हो जाएगा 474। तो चुनाव आयोग ने 474 राजनीतिक दलों को मानदंडों के उल्लंघन के कारण अपनी सूची से बाहर किया है। यह कार्रवाई उन दलों पर की गई है जो लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, जिन्होंने आयोग द्वारा तय किए गए नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए इनको सूची से बाहर किया गया है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं कि केवल चंदा बस लेते हैं, चुनाव बहुत लड़ते ही नहीं हैं और एक्टिव भी नहीं रहते हैं, तो ऐसे ही दलों को अपनी सूची से बाहर किया है चुनाव आयोग ने। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक है और यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। ठीक है, तो प्रवीण कुमार आईटीबीपी के नए डीजी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीण कुमार, तो उन्हें भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया डायरेक्टर जनरल या डीजी नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। बात कर लेते हैं आईटीबीपी की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य भारत चाइना सीमा की सुरक्षा करना, विशेष रूप से जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें भारत चाइना सीमा की सुरक्षा करने का दायित्व तो इसके पास है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक की जो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है भारत चाइना के बीच में, उसकी ये रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवीर रंजन किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक यानी डीजी बने हैं? आंसर हो जाएगा सीआईएसएफ। ठीक है, तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ की बात करें तो यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। इसका मुख्य काम है परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष केंद्र, हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट, बंदरगाह, तेल रिफाइनरी, विद्युत संयंत्र आदि की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को इंटरपोल की एशियाई समिति में सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत को इंटरपोल की एशियाई समिति में सदस्य के रूप में हाल ही में चुना गया है। इस समिति का कार्य एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन को रणनीतिक और परिचालन सलाह देना है। यह समिति क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसे मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देती है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई। अगला क्वेश्चन है, पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार ने। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिविंग ब्रिज सम्मान किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर को। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान उन्हें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को अंतिम रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। तो अभी कुछ समय पहले भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया है। यह सम्मान लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित एक समारोह में दिया गया है। यह पुरस्कार इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है या संस्थाओं को दिया जाता है जो भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग को मजबूत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम अब अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित
524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर को 1501 ईस्वी में महाराजा धन्य माणिक्य के द्वारा बनवाया गया था। अब मंदिर का पुनर्विकास केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा सीरिया। तो दोस्तों, सीरिया 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक चल रही है उसमें उसने हिस्सा लिया है। पिछली बार सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लिया था 1967 में। ठीक है, और आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80वां सत्र है वो 23 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। तो सीरिया की तरफ से कौन शामिल हुए हैं इसमें? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अहमद अल सरा, वो इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पर आप अहमद अल सरा को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र के 5 मुख्य अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके मेंबर हैं 193। इसका उद्देश्य है वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, प्रस्ताव पारित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और जो अभी 80वां सत्र चल रहा है उसकी अध्यक्षता किसने की है? एना लेना वेयर वॉक ने, जो कि जर्मनी की हैं। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के जो वर्तमान में महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सेवा विस्तार कब तक मंजूर किया है? आंसर हो जाएगा 30 मई 2026 तक। तो दोस्तों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सेवा विस्तार किया है। अब उनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक होगा। इसके अलावा जनरल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करते रहेंगे। उन्हें 28 सितंबर 2022 को भारत का सीडीएस बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है 25 सितंबर को, जिसका नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो इस योजना के तहत जो पात्र महिलाएं होंगी उन्हें हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस हर साल मनाया जाता है। और ये दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के सबसे गरीब, वंचित और अंतिम व्यक्ति के उत्थान की विचारधारा दी थी। इसे ही अंत्योदय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो अमेरिका का क्रिकेट बोर्ड था, जिसे हम यूएसए क्रिकेट बोलते थे, उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। तो आईसीसी के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि जो यूएसए क्रिकेट था उसके द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन किया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा किस भाषा के साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा कन्नड़। ठीक है, तो प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार और उपन्यासकार डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का 94 साल की आयु में निधन हो गया है। और उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? पर्वा, व्यासा, सार्थ, आवरण और उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध कब तक लगाया है? आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026। यानी भारत सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर 31 मार्च 2026 तक के लिए बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की पूरी आपूर्ति किस वर्ष तक पूरी करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 2026। तो दोस्तों, भारत को रूस से 5 S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदनी थी, जिसमें से 3 की डिलीवरी तो हो चुकी है, 2 बाकी हैं। तो रूस ने ये कहा है कि 2026 तक ये जो 2 बाकी S-4 मिसाइल प्रणाली हैं उनको भी दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की शुरुआत 24 सितंबर को नई दिल्ली में हुई है, जिसका आयोजन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा किया गया है।
इसमें 18 देशों के कुल 208 युवा निशानेबाज शामिल हुए हैं। और दोस्तों यह इस साल का जूनियर वर्ग का दूसरा और अंतिम विश्व कप होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नैनो सामग्री का आविष्कार किया है जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकती है? आंसर हो जाएगा ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइट। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई नैनो सामग्री का आविष्कार किया है जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकता है। इसका नाम है ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइट। ये ना तो इलेक्ट्रोड ना ही लेज़र या चुंबक का उपयोग करती है, बल्कि मस्तिष्क की प्राकृतिक विद्युत गतिविधि के आधार पर काम करती है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों 12th फेल को। तो 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और इसके अलावा इसी समारोह के दौरान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। और यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा को सम्मानित करना। इसकी आयोजक संस्था है फिल्म फेस्टिवल निदेशालय। और दोस्तों यह जो पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं यह 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए गए हैं। और अगर हम 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म रही है 12th फेल, जिसके डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर रहे हैं शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी। बेस्ट डायरेक्टर थे सुदीप्तो सेन। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो कटहल थी। और बेस्ट गुजराती फिल्म भी आप याद रखिएगा, उसका नाम था वस। अगला क्वेश्चन है, MiG-21 को कितने वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया गया है? आंसर हो जाएगा 62 वर्षों की सेवा के बाद। तो भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान 62 साल की सेवा के बाद अब रिटायर हो गया है। इस लड़ाकू विमान को टाइमलेस वॉरियर के नाम से भी जाना जाता था। 1963 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, और कई अन्य ऑपरेशनों में भी इसने अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण रेल आधारित लॉन्चर से किया है? आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम। तो दोस्तों अग्नि प्राइम नामक जो मिसाइल है उसका परीक्षण अभी हाल ही में रेल से किया गया है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल को अब रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और वहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेल गाड़ी के माध्यम से किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया गया है। और आपको जो याद रखना है कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता, वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। और ये परीक्षण किसने किया है? DRDO। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में UPI भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा कतर। यानी कि अब कतर देश में भी UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है। और इससे पहले भूटान, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, साइप्रस, मलेशिया और अब कतर, इन सभी देशों में भी UPI शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC से बाहर निकलने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो ये तीनों देश अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? आंसर हो जाएगा होम बाउंड। तो दोस्तों नीरज घायवान की फिल्म है होम बाउंड। तो इसको ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली है। यानी भारत की तरफ से जो भारत सरकार की तरफ से जो फिल्म भेजी गई है ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए, वो कौन सी भेजी गई है? होम बाउंड भेजी गई है। इसके डायरेक्टर कौन है? नीरज घायवान। इसको जरूर याद रखिएगा। यह फिल्म एक संवेदनशील पारिवारिक कहानी है और भारतीय फिल्म फेडरेशन के द्वारा हर साल ऑस्कर के लिए भारत की ओर से एक फिल्म नॉमिनेट की जाती है। तो इस साल होम बाउंड को नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पर बात हुई है ऑस्कर अवार्ड की, तो विश्व सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ये माना जाता है। इन पुरस्कारों को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा हर साल दिया जाता है।
16 मई 1929 को हॉलीवुड में ये आयोजित किए गए थे, यानी कि पहली बार ये 1929 में दिए गए थे। भानु अथैया पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर दिया गया था। और 2023 में RRR के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा साबरमती में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल परिचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है। यह जो कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, ये बुलेट ट्रेन के लिए स्थापित किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, या इस सेंटर का नाम क्या है? साबरमती हाई स्पीड रेल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। और इस कमांड सेंटर में अत्याधुनिक स्क्रीन, डेटा एनालिटिक्स सिस्टम और कंट्रोल रूम शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत का नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्रिंग इट होम। तो दोस्तों, 2025 का जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप होने जा रहा है इस साल, यानी कि अभी होगा इंडिया और श्रीलंका में, तो उसके लिए एक आधिकारिक गीत लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ब्रिंग इट होम। और इसको गाया किसने है? श्रेया घोषाल ने। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस पवन कुमार बजंत्री को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पटना हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का? तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने इस हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। ऐप पर राजा गुप्ता सर का जो प्रीमियम कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। और आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ वाला ऑप्शन आएगा, फिर आपको कूपन कोड यूज करना है। अच्छा, कूपन कोड क्या यूज करना है? विजेता 500। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। एमपी पुलिस भर्ती जो आई है उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच ऐप पर उपलब्ध है, तो इसको प्राप्त कर लें। आज आपके लिए क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक वगैरह मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिस।